study about the plant breeding. Basically, about the history of plant breeding, we'll start from the history. And it is not about the history, it is basically about the development of the plant breeding. कि how in the various phases plant breeding का development हुआ, ये आज हम अपनी इस वीडियो में discuss करेंगे. So basically, I think all of you might be knowing that what is the significance of these roles specifically in the breeding block of your college or might be in your university. You may have seen these things और specifically जो भी students हैं genetics and plant breeding में opt किया होगा. So plant breeding क्या है, कैसे ये start हुई and why it is important to study. So आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे. So plant breeding, first of all, you all know that it is the applied part of genetics. All the principal theories and all those things which we have studied in the genetics, we apply to create a new plant, or we can say new seed or anything that is novel. And basically whenever we talk about the plant breeding, it is more about the crop improvement. Okay, so now what is the crop improvement and how it is relevant for us in the plant breeding? So these words are quite interrelated as well, because the plant breeding, we are breeding the plants for their development. और हम crop को improve कर क्यों रहे हैं? Because of our need, हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट की वजह से हम उसमें नए नए चेंजेस करते जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, बायोफोर्टिफिकेशन. ऑल ऑफ यू हैव heard about this word, the biofortification of wheat. तो biofortification of wheat से हम क्या कर रहे हैं? जिंक एंड आयरन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द जीन जो कि जिंक और आयरन को सिंथेसाइज करेंगे इन द ग्रेन ऑफ व्हीट. उससे क्या होगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है जो आयरन और जिंक को एडिशनली नहीं ले सकती है, तो चाहे फ्रूट्स हो चाहे अदर विटामिन्स को डायरेक्ट कंज्यूम करने की बात हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं कर सकती है. तो वी हैव टू प्रोवाइड इट थ्रू द स्टेपल फूड. स्टेपल फूड क्या है हमारा? पैडी एंड व्हीट. तो उसके थ्रू हम पहुंचाएं. तो दिस इज द बायोफोर्टिफिकेशन. एंड कैसे हम इसको अचीव कर रहे हैं? बाय मॉडिफाइंग द जीन. हमने वो जीन इसमें इनकॉर्पोरेट की जो जिंक और आयरन की सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, और जैसे ही जिंक हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया जीन और वो पर्टिकुलर जीन ट्रांसक्राइब हुआ उसमें प्रोटीन सिंथेसिस और अकॉर्डिंगली उसने परफॉर्म किया. सो दिस इज द एडवांस पार्ट ऑफ दिस प्लांट ब्रीडिंग. तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट लिए करते हैं. और क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्यों करते हैं? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन आवर नीड, और हम कह सकते हैं कि हमारी क्या जरूरत है उसके बेसिस पे हम इसको डेवलप करते हैं. सो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो इसमें हम फेजेस पढ़ेंगे. बेसिकली 5 फेज हैं अभी तक प्लांट ब्रीडिंग के. आगे एट प्रेजेंट तक की अगर हम बात करें, आगे हमें अभी नहीं पता है. देन सबसे पहले फेज आता है डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब है कि जितनी भी पहले वेराइटीज या फिर आप कहें प्लांट वगैरह थे वो सब वाइल्ड में ग्रो होते थे, उसको वाइल्ड से हम अपना डोमेस्टिकेट किया. डोमेस्टिकेट मतलब हम उसको कल्टीवेशन के अंदर लाए, या फिर हम कह सकते हैं एक लिमिट के अंदर लेकर आए. तो वाइल्ड में वहां पे कोई उसमें रेगुलेशंस नहीं थे, यहाँ पे हम उसको पूरा रेगुलेट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू द टिलेज, सीड सोइंग, देन वीडिंग एंड ऑल द इंटरकल्चर ऑपरेशन टिल द हार्वेस्टिंग. वाइल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपने आप ग्रो होते हैं, उनकी शेड हो जाते हैं, अगले साल फिर से ग्रो होते हैं. वो प्रोसेस को हटा के हम लोग उसको लेकर आए फील्ड में. तो दैट इज नोन एज द डोमेस्टिकेशन. ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी प्लांट ब्रीडिंग की बात करी जाए तो इट इज अबाउट द क्रॉप ब्रीडिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट. और उसमें 5 फेजेस हैं. सबसे पहले क्या है? डोमेस्टिकेशन, देन है सिलेक्शन. अब क्या हुआ? हम जंगल से क्रॉप्स को ले आए, हमने फील्ड में लगाई. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट कि कौन से प्लांट अच्छा ग्रो कर रहे हैं. आप सभी को पता है दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द जेनेटिक. हमारी जो जेनेटिक एक अरेंजमेंट है उसकी वजह से हर इंडिविजुअल डिफरेंट परफॉर्म करता है, चाहे वो सेम पेरेंट से ही क्यों ना हो. क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से हमारे जो जीन्स की सीक्वेंसिंग है वो सारी कुछ चेंज होती है, और उसके बेसिस पे क्या फिनोटाइप होगा वो कह पाना बहुत अनसर्टेन होता है. तो इसी वजह से हम लोग सिलेक्शन करते हैं. तो सिलेक्शन क्या है? बेसिकली कि जो जेनेटिक वेरिएशन है, जो जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और जो हमको बेटर लगते हैं या फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं उन प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं. तो बेसिकली ये जो सिलेक्शन है ये प्लांट्स में होता है. देन इज द हाइब्रिडाइजेशन. अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 2 प्लांट है सेम क्रॉप के. मान लीजिए वीट की 2 वेराइटीज है. एक वेराइटी है जो ड्वार्फ है और दूसरी वेराइटी है जो हाई यील्डिंग है, जैसा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ. तो उससे दोनों को क्रॉस कराया गया. हाई यील्डिंग कैरेक्टर्स को ड्वार्फ वेराइटीज में लेकर आया गया, दोनों को क्रॉस करके. मतलब जेनेटिक वेरिएशन था, जीन पॉपुलेशन में अवेलेबल थी, बट अलग अलग प्लांट में. तो उनको एक
प्लांट में लाना के लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि हम वही जेनेटिक वेरिएशन यूज कर पाते हैं जो पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, हम कोई नया जेनेटिक वेरिएशन नहीं क्रिएट कर पाते। मतलब जो जेनेटिक वेरिएशन, मान लीजिए किसी प्लांट की हाइट लंबी है तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वो पहले से किसी प्लांट को होना चाहिए, मतलब वो प्लांट टॉल है इसीलिए हम उसको कर पाए, अगर वो होता ही नहीं तो हम वो क्रिएट नहीं कर पाते, तो हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिकेशन, then selection, then hybridization. Hybridization is creation of genetic variation which is present in the population. Then is the creation of genetic variation. यहाँ पे basically ये novel आना चाहिए, creation of novel genetic variation. हम नया genetic variation कैसे population में लेकर आए? अभी मैंने आपको बताया ना कि मान एक हमारे पास dwarf variety थी, एक tall variety थी, और एक हाई लिंग भी हो सकती है, कुछ भी हम उसमें देख सकते हैं। तो टॉल और ड्वार्फ थी तो हमने इसको क्रॉस कराया, हमने मीडियम टाइप बना दी वेराइटी। तो क्यों बना पाए? क्योंकि वो पॉपुलेशन में प्लांट प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कि वो प्रेजेंट ही नहीं है, उसको बनाना इज द नोवल जेनेटिक वेरिएशन। तो उसको हम कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ नोवल जेनेटिक वेरिएशन। उसके क्या क्या मेथड्स हैं हम आगे देखेंगे। देन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ये प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कहना बहुत आसान है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हम कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देंगे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप सभी को पता है कि एक वैरायटी को पूरा बनने में अराउंड 10 इयर्स लग जाते हैं। उसके बाद उसका क्या फेट होगा, नोबडी नो, क्योंकि जब तक आपको वैरायटी डेवलप हो तब तक ऑब्सोलीट हो जाए। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसके टाइम को कट शॉर्ट करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जैसा कि हमने बीटी कॉटन में किया। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि प्लांट से प्लांट में ही किया जाए, वो कहीं और से दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में किया जा सकता है। और ऑल्दो ये वेरी लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बट ये अगेन अभी लिमिटेड है क्योंकि इसके प्रोज एंड कॉन्स पे अभी डिस्कशन चलता है। ओके, सो इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि प्लांट ब्रीडिंग के डेवलपमेंटल फेज क्या क्या है। दीज आर द डेवलपमेंटल फेज, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो डोमेस्टिकेशन जैसा भी हमने डिस्कस किया कि वाइल्ड स्पीसीज को अगर हम ह्यूमन कल्टीवेशन में लेकर आते हैं उसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ओके, तो जैसा कि होता है कि मूवमेंट होता है मैन का एक जगह से दूसरी जगह, और वो अपने साथ कल्टीवेटेड प्लांट स्पीसीज भी ले आते हैं, तो बेसिकली दिस ऑल कम्स अंडर द डोमेस्टिकेशन। देन इज द सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में क्या है? इट इज द बेसिकली स्किल डिराइव्ड मेथड व्हिच एक्सप्लॉइट्स द जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन द नेचर। ये मैंने जैसे आपको उससे पहले भी क्लियर कर दिया है कि इसमें सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं अप फ्रॉम द पॉपुलेशन। मतलब मान लीजिए कि ये यहाँ पे 10 प्लांट्स हैं, आपको ऐसे प्लांट्स चाहिए जिसमें लीफ साइज ब्रॉड हो, तो आप वैसे प्लांट सेलेक्ट करेंगे। उस कंडीशन में भी क्या है, जेनेटिक वेरिएशन आपकी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, आप नया नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द सिलेक्शन। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द ली कॉर्टियर एंड द शेराव। इन्होंने जब इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन एंड प्रोजेनी टेस्टिंग की तो उसको स्टार्टिंग माना जाता है। देन 1856 में विल्मोर ने प्रोजेनी टेस्ट को डेवलप किया, उन्होंने शुगर बीट्स में ये किया था। देन इन द 1900 निल्सन एलिन, उन्होंने इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड यूज किया था। बेसिकली दीज आर द सिलेक्शन की हम सेलेक्ट करते हैं एक पॉपुलेशन में से, देन उसको आगे हम ग्रो करते हैं। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग, दिस इज द बेसिक द सिलेक्शन। देन जॉनसन प्रपोज्ड द प्योर लाइन थ्योरी। अब प्योर लाइन थ्योरी जैसे हम कहते हैं मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, तो उसमें है क्या दोनों में डिफरेंसेस? मास सिलेक्शन, हमने बहुत सारी वेराइटीज को बल्क कर दिया है, उसमें से हमने अच्छी वेराइटीज सेलेक्ट कर ली। प्योर लाइन में हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्योर लाइंस को एक साथ ग्रो करते हैं। प्योर लाइंस मतलब जिसमें जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हम मानते हैं कि वो होमोजेनियस और होमोजाइगस कंडीशन में है। अगर होमोजाइगस कंडीशन में मतलब दोनों एलील एक ही टाइप के प्रेजेंट है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर या फिर प्लांट के अंदर, तो उसको जनरली हम प्योर लाइन बोलते हैं। देन इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दिस इज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। ये हम क्रिएशन ऑफ वेरिएशन कर रहे हैं, बट अगेन ये आपको पता होना चाहिए कि कैसा वेरिएशन, हम प्लांट से ही जो ऑलरेडी प्रेजेंट है पॉपुलेशन में उसी से हम क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्दो द हाइब्रिडाइजेशन ये भी अगेन बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, ये सारी चीजें ऐसे कि साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। एंड बहुत ज्यादा क्लैरिटी इस सारी चीजों में तब आई जब 1900 में मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ, उसके बाद से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई। एंड देन उसके बाद ही काफी सीक्वेंस में चीजें चली, बट उससे पहले काफी रैंडम थी एंड बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं होता था, तो बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती। When he crossed the carnation with the sweet William, that is popularly known as the Fairchild Blue. So मेंडल के वर्क के बाद, क्योंकि मेंडल का वर्क भी हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड था, उन्होंने क्या किया था, एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से क्रॉस किया। आप सभी को पता है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे और वो आपस में क्रॉस करा के उन्होंने अपनी डिटेल स्टडीज बताई थी अबाउट द हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड के बारे में।
ओके, सो दिस से तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दो वैरायटीज को जब क्रॉस करते हैं, बट उसके लिए क्या है कि वेरिएशन आपकी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपका वेरिएशन ही नहीं है पॉपुलेशन में तो आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। Then is the creation of novel genetic variation. तो this is known as the fourth phase, इसको हम fourth phase मानते हैं, जो कि population में है ही नहीं। सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जो वेरिएशन है उसके बेसिस पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहे हैं, जो वेरिएशन है उसके बेसिस पे हम क्रॉस कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ नोवेल जेनेटिक वेरिएशन मतलब हम नया जेनेटिक वेरिएशन बना रहे हैं जो कि है ही नहीं। ये हम कैसे करते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन से। म्यूटेशन से आप सभी को पता है, म्यूटेशन से हमारे बहुत सारे ऑल्टरेशंस होते हैं। तो अगर कोई जीन लेवल पे हम चेंजेस करते हैं ड्यू टू म्यूटेशन, उसकी वजह से काफी सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। फर्स्ट वैरायटी वर्क थ्रू द म्यूटेशन ब्रीडिंग वाज रिलीज्ड इन 1950। देन उसके बाद इसमें काफी वर्क हुआ। देन सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन, जब भी सोमा क्लोनल की बात आती है, सोमेटिक सेल्स की बात आती है, तो बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में भी स्पेसिफिकली टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। तो जो जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होता है कल्चर्ड सेल्स में, जो कि हम प्लांट को रीजनरेट करते हैं थ्रू द प्रोजेनी ऑफ सच प्लांट, वो बहुत तरीकों से हो सकता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस की वजह से भी हम ऐसे रिजल्ट ले सकते हैं जैसे कि हमको म्यूटेशन पे मिलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम जीन की सीक्वेंसिंग को चेंज करते हैं due to these methods. Then is the polyploidy. पॉलीप्लॉइडी की आपको सभी को पता है कि जो हमारे गैमीट्स होते हैं फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड कंडीशन में आते हैं। तो जो गैमीट है वो हैप्लॉइड कंडीशन में, जो प्रोजेनी बनेगी वो डिप्लॉइड कंडीशन में होगी। तो दोनों जो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं उससे जो एक दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आए हैं वो कुछ नया बनाते हैं। सिमिलरली अगर पॉलीप्लॉइडी मतलब दो से ज्यादा होंगे देन उसमें और ज्यादा वेरिएशन आने की चांसेस होते हैं। सो बेसिकली चांसेस यहाँ पे होते हैं, वी आर नॉट सर्टेन कि कैसा हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको रेगुलेट करना इज नॉट पॉसिबल टिल नाउ। पॉलीप्लॉइडी को ये एक्सप्लॉइट करती है बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ सिंगल जीनोम। इसमें आपको पता है ना कि n गैमेटिक सेल में होता है, 2n नॉर्मल बॉडी सेल में होता है। तो उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे जो पॉजिटिव या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं उसको हम यूज करते हैं। देन इज द फिफ्थ phase of the biotechnology or we can say the plant breeding, जिसमें अभी बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है, that is the recombinant DNA technology. ऑल्दो ये अभी बहुत ज्यादा मैटर डिबेट में रहता है, जिसके बारे में बहुत कुछ कह पाना पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम एक जीन को, मान लीजिए अपने पास कोई भी जीन ऐसी है जो आपको चाहिए, जैसे भी हमने बात करी कि मीट में हमको आयरन और जिंक को इनकॉर्पोरेट करना है, तो कैसे करेंगे, हमने जीन, मान लीजिए वो जीन कहीं से हमने जो आयरन और जिंक की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको फिट कर दिया वीट के जीनोम में। उससे वीट का जीनोम भी चेंज हो सकता है, उसमें कुछ और चेंजेस भी आ सकते हैं जो कि हमने ना सोचे हो या ना भी एंटिसिपेट किए हो, और उस जीन इनकॉर्पोरेट करने की वजह से जब हम उसे कंज्यूम करेंगे तो मे भी उसमें भी कुछ चेंजेस आए। जैसे आप सभी को पता है बीटी कॉटन में क्या है, बैसिलस थ्रिंजिनेसिस, ये सॉइल बैक्टीरियम है, उससे ये जीन लिया गया Kai1AB Kai2AC, आपको पता है, एंड दिस दैट इज यूज्ड फॉर द कॉटन स्टेम बोरर और बॉलवर्म के अगेंस्ट में। तो होता क्या है कि जैसे ही इंसेक्ट बीटी कॉटन वैरायटीज को ईट करता है तो उसकी गट पर परफोरेटेड हो जाती है और वो उसकी डेथ हो जाती है। सो ऐसे ही सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वजह से अभी तक ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च की हुई जरूरत है। सो दिस इज बेसिकली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, की जो जीन को हम डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट करें, ना कि ऐसे ट्रांसफर करते जाए जो हम नॉर्मल मेथड्स में करते हैं हाइब्रिडाइजेशन मेथड में। सो दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब दिस इज टोटली आर्टिफिशियल selection, hybridization, domestication, and even the mutation, or we can say the wide hybridization, these all are the natural phenomena, but this recombinant DNA technology is completely artificial, or we can say the man. The first successful genetic engineering experiment with the microbes were done in 1973, then followed by the genetic transfer into the plant. So 1996 में genetic engineered insect resistant variety of cotton was released. आप सबको पता है हमारी कंट्री में भी सबसे ज्यादा कॉटन ही यूज होता है। Then maize and soybean were used for the commercial cultivation in USA as a data transiting variety of potato also. Fruits of which remain fresh for a much longer time, क्योंकि basically shelf life था उसकी फूड थी टोमेटो की, उसको बढ़ाने के लिए ये किया गया था। स्टिल अगेन इसमें बहुत सारी कंट्रीज और कह सकते हैं इसमें हमारी कंट्री में भी इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है इसके एक्सेप्टेंस में, बट स्टिल आप सभी को पता होना चाहिए देयर आर 5 फेजेस। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि सबसे पहले तो जो प्लांट ब्रीडिंग है इट इज इम्प्रूव द क्रॉप, उसके जेनेटिक लेवल को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, दैट इज द क्रॉप
इसमें 5 पेजेस हैं, डोमेस्टिकेशन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ ग्लोबल वेरिएशन इन द recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, सिनोनिमस है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। सो हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर ने इंडिया में डेवलप किया, सिमिलरली प्लांट ब्रीडिंग भी डेवलप होती गई, क्योंकि आप सभी को पता है सीड इज द बेसिक इनपुट इन एग्रीकल्चर। तो अगर सीड जितना अच्छा होगा उतना ही क्रॉप अच्छी हो पाएगी। तो अगर हमारी रिसर्च स्टार्टिंग में ही हो, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे को बचपन में ही सारा ज्ञान दे दिया जाए तो आगे अपने आप वो ठीक हो जाता है। सिमिलर केसेस विद द प्लांट। सो 1871 में गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया। 1905 में वेरी वेल कि कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुए, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, उसके साथ साथ आईएआरआई पूसा में भी एस्टैब्लिश हुआ। देन आईसीएआर एस्टैब्लिश हुआ 1929। देन 34 में जो ये बिल्डिंग थी वो डैमेज हुई। 1936 में अगेन न्यू दिल्ली में आईएआरआई को शिफ्ट किया गया। 1446 में इंपीरियल से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ। देन ये तो हमने देख ही लिया। 1946 में इसका नेम चेंज हुआ है। 1921 कॉटन कमेटी एंड these were established। 1956 में जो हम कह सकते हैं कि रिसर्च के बेस में डायरेक्ट हमको दिखा, तो प्रोजेक्ट ऑन इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयलसीड एंड मिलेट्स, PIRCOM was initiated to the intensified to these crops। 1957 में ECRIP स्टार्ट हुए। ECRIP is the All India Coordinated Maize Project, और स्पेशली तो मेज के लिए है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इसको हम AICRP कहते हैं, एंड इट इज फॉर ऑल। तो सबसे पहले ये मेज के लिए स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव आर एक्सप्लोइटिंग द हेटेरोजेनिटी। 1961 में फर्स्ट मेज वैरायटी रिलीज हुई थी इसी प्रोग्राम से। फिर आईसीआर ने सभी क्रॉप्स के लिए इसको स्टार्ट किया था 1960 में। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां एस्टैब्लिश हुई थी। सो एट पंतनगर नैनीताल, एंड दिस इज इन द उत्तराखंड। तो अर्लियर जब ये एस्टैब्लिश हुई थी 1960 में, दैट टाइम इट वाज उत्तर प्रदेश, एंड दैट टाइम वो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल था। अभी अगर आप देखेंगे तो इट इज इन द पंतनगर, एंड पंतनगर कम्स इन द उधम सिंह नगर, एंड इट इज अंडर द उत्तराखंड। ओके, सो इन द 1960 this was the condition। Okay, so this is about the history of plant breeding। So if you have any query you can ask in the live classes। Okay, thank you everyone। Hello everyone, in this video we will study about the modes of reproduction in crop plants। Okay, so as now all of you are well aware that plant breeding is more about the crop improvement। We are improving the crop as per our need, as per our requirement। So in the method of breeding, the most important thing is the mode of reproduction। कैसे कोई प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, और वो बेसिकली क्या चीज होती है, या तो सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली। ओके, तो इस पे काफी हमारा जो ब्रीडिंग होता है उसका प्रोस्पेक्ट डिपेंड करता है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके साथ साथ हम पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे। सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जैसा आप सभी को पता है, या तो एसेक्सुअल होता है या फिर सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल मींस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहाँ पे कोई भी गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, मेल एंड फीमेल दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो प्लांट है उसके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो सकता है, उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर किसी एम्ब्रियो के किसी सेल से वो डेवलप होता है, अगेन विदाउट द फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट एम्ब्रियो से किसी सेल से डेवलप हो रहा नया प्लांट, तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एंड दिस इज ऑफ इंपॉर्टेंस इन योर एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली द ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एपोमिक्सिस एंड इसके रिलेटेड चीजों के बारे में, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। And sexual reproduction is where there is involvement of the fusion of male and female gamete, और वो दोनों ही फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करते हैं, फिर जिससे एम्ब्रियो बनती है, देन न्यू वन। तो दिस इज अबाउट द sexual reproduction। तो under the asexual reproduction there are two things just we discussed। one is the vegetative reproduction from the any part of the plant, और दूसरा है apomixis, एम्ब्रियो के किसी भी सेल से डेवलपमेंट हो। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? अगेन ये क्लासिफाई होता है नेचुरल वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल क्या है, जो जनरली हमको देखने को मिलते हैं, और वेजिटेटिव क्या है, जो हमने खुद से तैयार की है, मतलब वो नेचर में एज इट इज प्रेजेंट नहीं थी। ये ऐसी मेथड्स है आर्टिफिशियल जो हमने खुद से प्रिपेयर किया। तो अभी हम एक वन बाय वन इनको देखेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है अंडरग्राउंड स्टेप, जिसका एग्जांपल इसमें ट्यूबर है, पोटैटो, देन बल्ब है, अनियन एंड गार्लिक। बल्बिल्स गार्लिक्स में होते हैं स्पेसिफिकली, वेजिटेटिव पार्ट है। देन राइजोम, जिंजर एंड टर्मरिक में कॉम, गंडा एंड अरविंद है। So these are the basically modification। Then subaerial stems। So subaerial stems क्या होती है? ऐसी stems जो साथ ही साथ roots भी produce
यूज करते हैं, आप सभी एक वेल एग्जांपल इसका जानते हैं, दैट इज द रनर स्टोलोन सर्कल। दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम्स। देन सो इनको यूज किया जाता है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मिंट, डेट पाम, स्ट्रॉबेरी, बनाना एक्सेट्रा। ओके, तो सकर के लिए बेसिकली बनाना है, स्ट्रॉबेरी में आप देखोगे तो वो भी इसी सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। देन बल्बिल अभी हमने डिस्कस किया, गार्लिक इज द एग्जांपल। देन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये मेथड्स कॉमनली नहीं देखी जाती है, बट हमने इनको मतलब जो ह्यूमन बीइंग है या फिर साइंटिस्ट है, इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा यूज की जाती है। जैसे है लेयरिंग आप सभी जानते हैं, जिसको हम बूटी भी बोलते हैं। देन देयर इज द बर्डिंग, बर्ड को हम सेपरेट करके नया प्लांट को रिजनरेट करते हैं। ग्राफ्टिंग एंड बूटी आर द कॉमन, सो दीज आर द basic type of artificial vegetative reproduction method. Okay, then is the significance of vegetative reproduction. इसकी significance क्या है vegetative reproduction की over the normal? So एक तो desirable plant किसी भी वैरायटी का बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे होमोजाइगस हो हेटेरोजाइगस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हो रहा है। जहाँ पे भी फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है वहां पे ये बहुत मैटर करता है कि जो दोनों पेरेंट है वो होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि अकॉर्डिंगली फेट डिसाइड होता है। जहाँ पे हमको एग्जैक्ट कॉपी चाहिए पेरेंट प्लांट की, यानी दिस इज स्पेसिफिकली इन द फ्लावर में अगर आप देखोगे, जैसे जरबेरा होता है, जरबेरा में जो फ्लावर कलर होता है वो पहले से पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एग्जैक्ट फ्लावर का कलर के लिए जनरली वेजिटेटिव प्रोडक्शन को यूज किया जाता है, ऑल्दो आजकल उसमें टिश्यू कल्चर काफी ज्यादा यूज होता है। तो बेसिकली जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन या हम कहते हैं प्लांट के किसी पार्ट से, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें होता है। देन फर्दर अगर कोई म्यूटेंट को पॉपुलेशन में दिखाई देता है तो हम उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको डिराइव कर सकते हैं एज अ वैरायटी। जबकि अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें फर्दर चेंजेस आ जाएंगे। सो वेजिटेटिव हमने पढ़ा, एंड दूसरा है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या है कि ये गेमेटिक सेल्स के सेल से ही बनता है, बट यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और गेमेटिक सेल भी हमने अगर कहा है इसको, एम्ब्रियोज जो साइक होता है उसके किसी सेल से ही डेवलप होता है। तो एम्ब्रियोज डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन, तो ये पेरेंट प्लांट की तरह ही होता है। सिमिलरली व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जिसमें होता है तो एपोमिक्सिस को हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव। और जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता है वहां पे एपोमिक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब होता है कंपलसरी। तो जनरली एपोमिक्सिस किस टर्म में यूज किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है वहां पे हम इसको ऑब्लिगेट बोलेंगे। अगर इफ देयर आर सम चांसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो, देन हम उसको फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस बोलते हैं। सो इसके एग्जांपल है देन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप होती है वो वेजिटेटिव सेल होता है जो ओव्यूल का उससे हो जाती है, चाहे वो न्यूसिलस हो, चाहे वो इंट्यूगमेंट हो या चलेजा हो। तो आप देखेंगे जो ओव्यूल होता है उसमें ये इस टाइप से सेल हमारे डिवाइड रहते हैं। तो चलेजल है, चाहे इंट्यूगमेंट है, चाहे न्यूसिलस है, किसी से भी अगर डिराइव होता है तो उसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। देन इज द एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है कि ओव्यूल डेवलप होता है अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक से आफ्टर मियोसिस। मियोसिस होने के बाद जो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बचता है उससे ये डेवलप होता है। सो दिस may develop from the egg cell और किसी भी और अदर सेल से बन सकता है। इसको हम एपोस्पोरी कहते हैं। आप इसको थोड़ा सा से ध्यान रख सकते हैं, स्पोरोफिटिक या फिर स्पोर जनरली हम जब यूज करते हैं ना, हम बॉडी सेल की तरफ यूज करते हैं, और गैमीट की तरफ यूज करते हैं, तो वो जर्म सेल की तरफ यूज करते हैं। यहाँ पे आप इसको ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। डिप्लोस्पोरी इज जो मेगास्पोर से अगर बनता है, which may be haploid और may be diploid। तो अगर ये मेगास्पोर से बनता है तो उसको हम डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। एंड पार्थेनोजेनेसिस, दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियो सैक विदाउट पॉलिनेशन। बिना पॉलिनेशन के ही एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है, तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें भी अगेन गोनियल पार्थेनोजेनेसिस, embryo develop from the egg cell, और somatic parthenogenesis जहाँ पे any cell of the embryo sac other than the egg cell। ये somatic यहाँ पे लग गया, मतलब वो germ cell नहीं होगा, body का cell होगा। गोनियल मतलब किसी भी embryo के part से develop हो जाएगा, somatic केवल somatic cell से। Then is the apogamy। apogamy is the synergid या फिर antipodal cell से जब वो सीधे एम्ब्रियो बन जाए। डिप्लॉइड एपोगेमी occurs in Alchemilla, Allium and other plant species। तो basically these are the various method under the
apomixis. Now the significance of apomixis, so it is widely used when the breeder desire to obtain the sexual progeny, चाहे वो सेल्फ हो चाहे हाइब्रिड हो। इसके साथ ही साथ डिजायरेबल जीनोटाइप को सेलेक्ट करना है और उसको कितने बार भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं थ्रू द एपोमेक्टिक प्रोजेनी, क्योंकि उसमें कोई भी फर्दर सेल्फिंग नहीं होगी। इससे क्या होता है कि जो जीनोटाइप होता है वैरायटी का वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, तो कोई आगे फर्दर सेग्रीगेशन के चांसेस या रिकॉम्बिनेशन के चांसेस नहीं है। Then asexually reproduction processes are highly heterozygous and show severe inbreeding depression. तो जो asexual reproducing crop होती है वो basically heterozygous होती है, और अगर उसमें inbreeding होती रहेगी या सेल्फिंग होती रहती है तो वो severe inbreeding depression दिखाता है, जिससे होता क्या है कि विगर बहुत कम हो जाता है प्लांट का। ये थोड़ा सा समझने की बात है। देन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहाँ फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली दो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं मेल एंड फीमेल से, डिफरेंट पेरेंट्स से, तो जीन्स कंबाइन हो रहे हैं, जीन कंबाइन होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन का मौका मिलता है, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। तो वेरिएशन जब भी क्रिएट होता है तो उससे न्यू, या फिर हम कहते हैं कि और ज्यादा अच्छी चीजें आने की या अच्छे कैरेक्टर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एंड ऑलमोस्ट द एंटायर प्लांट ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप प्लांट ब्रीडिंग देखेंगे, क्योंकि आप प्लांट ब्रीडिंग में देखते हो तो बेसिकली क्रॉसिंग ही की जाती है, हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं बेसिकली। तो हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि हम एक गैमीट दूसरे गैमीट या एक प्लांट से पॉलन दूसरे पॉलन में दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझने की चीज है कि जो सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि क्रिएशन और वेरिएशन यही कर सकता है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन में कभी भी क्रिएशन और वेरिएशन नहीं हो सकता है, हालांकि वहां पे एक बार अगर वेरिएशन क्रिएट हो गया है उसको रेप्लिकेट करना बहुत आसान होता है, बट यहाँ पे इसको कंजर्व करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक पॉपुलेशन के बाद उसमें फर्दर रिकॉम्बिनेशन होते रहते हैं। So even in the asexual reproduction species, sexual reproduction, if it occurs, it used to be advantage. तो अगर asexual reproduction reproducing plants हैं जनरली, अगर उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है तो उससे भी बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। जैसे आप सभी को पता है शुगर केन या पोटैटो में, तो शुगर केन में भले ही वेजिटेटिवली इसको हम ग्रो करते हैं, बट आपको पता होगा जब इसका सीड फॉर्मेशन किया जाता है तो वो कोयम्बटूर में किया जाता है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। सिमिलरली पोटैटो के लिए सीबीआरआई कुफरी शिमला में। तो ये एक अलग एडवांटेज होता है जब हमको अच्छी वैरायटीज डेवलप करनी होती है। मोड ऑफ पॉलिनेशन, तो जैसे रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली पॉलिनेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन की जब भी बात आएगी तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगी। ये क्या चीज होता है कि पॉलिनेशन जनरली पॉलन ग्रेन हम किसे कहते हैं, मेल गैमीट को। तो जो ट्रांसफर है मेल गैमीट का या फिर पॉलन ग्रेन का एंथर, एंथर जहां पे वो बन रहे हैं वहां से स्टिग्मा की तरफ। स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टिव बॉडी पार्ट है फीमेल जीनोटाइप या जीनो गैमेटोफिटिक बॉडी का, जहां से वो पॉलन को एक्सेप्ट करती है एंड देन उसके ओव्यूल में वो फ्यूज करता है विद द फीमेल गैमीट। ओके, सो दिस इज द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन भी अगेन इज ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी, जिसमें क्या होता है कि फ्रॉम एंथर में फॉर्म द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी फ्लावर का पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी कहते हैं। और अगर ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है दूसरे प्लांट के, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगैमी कहते हैं। एक थर्ड कंडीशन होती है जिम्नोगैमी। जिम्नोगैमी हम किसे कहते हैं, जब एक ही प्लांट का, सेम प्लांट में दो डिफरेंट फ्लावर है और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पे है और वो सेम को ही पॉलिनेट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये कंडीशन होती है। पेसल्स ऊपर होते हैं, सिल्क नीचे होता है कॉप में। तो when pollen from a flower of one plant falls on the stigma of other flower of the same plant, इसको हम कहते हैं जिम्नोगैमी। ओके, देन मैकेनिज्म, ये इससे क्वेश्चन जनरली आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को कौन कौन से मैकेनिज्म प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, इसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ही फ्लावर ओपन होता है, तो पहले ही पॉलिनेशन अंदर हो जाता है और जो एंथर से पॉलन होता है वो स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। तो ये वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांस ही नहीं होता। और होता क्या है कि जैसे ही एक पॉलन पहुंच गया तो उसके बाद वो रिसेप्टिव नहीं रहती स्टिग्मा, तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होता है। देन चास्मोगेमी, इसमें क्या होता है कि फ्लावर ओपन होता है, बट फ्लावर ओपन होने के साथ साथ ही पॉलिनेशन हो जाता है या उससे पहले हो जाता है। तो जनरली सीरियल्स में यही होता है, क्लिस्टोगेमी या फिर चास्मोगेमी। देन बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी क्या है कि एक ही फ्लावर में दोनों ही मेल और फीमेल ऑर्गन से, तो बेसिकली फिर दूसरी जगह का पॉलन आने से पहले ही वहीं पे वो फर्टिलाइज हो जाएगा।
तो सेम पॉलिनेशन हो जाएगा. दिस इज अगेन द बाइसेक्सुअल कंडीशन. देन इज द होमोगेमी. मैच्योरेशन ऑफ एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे होगा, तो दोनों इजीली एक दूसरे को, या फिर जो पॉलन है वो स्टिग्मा पे एक टाइम पे ही अगर मैच्योर है तो वो एकदम से रिसेप्टिव हो सकता है. देन पोजीशन ऑफ एंथर की अगर हम बात करें कि अगर स्टिग्मा ऐसी पोजीशन पे है जिसकी चारों तरफ से एंथर है, तो जो एंथर में पॉलन बनेंगे वही उसको फर्टिलाइज करेंगे. बाहर से पॉलन आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं. कुछ लेग्यूम्स में ऐसे होता है कि जो स्टेमन्स या फिर स्टिग्मा ऐसे इनक्लोज होती है पेटल से कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, बाहर से पॉलिनेशन नहीं आ सकता है. जैसे आप पी में देखेंगे, पी का फ्लावर अगर आप देखेंगे काफी वो प्रोटेक्टेड होता है. देन इसके जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के. सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, लीड्स टू अ वेरी रैपिड इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी. क्योंकि सेम प्लांट का ही है तो जीनोटाइप चेंज नहीं हो रहा है, हालांकि गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, बट अगेन जीनोटाइप दोनों का ही सेम है. देन देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज आर हाईली होमोजाइगस. होमोजाइगस सेम टाइप ही हो रहा है, तो बार-बार सेल्फिंग होती रहेगी तो होमोजाइगोसिटी ही बढ़ती जाती है. Although self-pollinated species do not show in breeding but may exhibit considerable heterosex. तो जनरली क्योंकि इनका ये फीचर है तो ये ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं शो करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बावजूद भी, बट यहाँ पर हेटेरोजेनेसिस के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू द क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, तो जनरली एम ऑफ ब्रीडिंग क्या होता है, तो होमोजाइगस वैरायटीज को बनाने का, क्योंकि फर्दर फिर उसमें कोई इशू ना हो या फिर वो सेग्रीगेट ना करे बेसिकली. देन क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. अब इसमें भी कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, तो डिक्लाइनी है. डिक्लाइनी क्या होती है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन. जैसे भी हमने वहां पे पढ़ी कंडीशन, यहाँ पे डिक्लाइनी है, यहाँ पे केवल एक ही फ्लावर, या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है. तो अगेन उसके लिए जो पॉलन होगा वो दूसरे प्लांट से ही आएगा, दूसरे प्लांट से आएगा तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा. देन अगेन इसमें इसको फर्दर डिवाइड करते हैं मोनोइसी और डाइसी में. मोनोइसी क्या है, कि स्टैमिनेट और पिस्टिलेट. स्टैमिनेट हम मेल फ्लावर को कह रहे हैं, पिस्टिलेट हम फीमेल फ्लावर को कह रहे हैं. ये सेम प्लांट में होते हैं, इधर विद द सेम इन्फ्लोरेसेंस. एक ही प्लांट में है तो उसको मोनोसियस बोला जाता है, अगर दूसरे प्लांट में है तो उसको डाइसियस बोलते हैं. और इस कंडीशन को ओवरऑल डिक्लाइनिंग बोला जाता है. तो डिक्लाइनिंग में मोनोइसी डाइसी, हम इसको ऐसे याद रखते हैं मोनोसियस प्लांट और डाइसियस प्लांट. जैसे आप सभी को पता होगा कि डाइसियस में पपाया इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग-अलग प्लांट्स में होते हैं. देन इज द डाइकोगैमी. डाइकोगैमी को याद करना आसान है, गैमी से ही आप याद रखिए गैमीट होता है. डाइको मतलब जहाँ पे डाई है मतलब दो कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैमेन और पिस्टिलेट ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. हर्माफ्रोडाइट फ्लावर किसको कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर को, जिसमें दोनों स्टैमिनेट और पिस्टिलेट मतलब स्टैमेन्स भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, बट उनकी मेच्योरिटी डिफरेंट टाइम पे है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है. तो अगेन अगर फीमेल गैमीट पहले मैच्योर होता है तो उसे हम प्रोटोगाइनी कहते हैं, और अगर मेल फ्लावर मैच्योर होता है तो उसको हम प्रोटोएंड्री कहते हैं. देन इज द हेटेरोस्टाइल. अब स्टाइल और फिलामेंट इन फ्लावर आर डिफरेंट लेंथ. जो स्टाइल है और फिलामेंट, फिलामेंट किसका है, एंथर का, वो बहुत दूरी पे है, तो वो अगेन उससे फिर क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है. हार्कोगैमी क्या होता है कि ये हिंड्रेंसेस होती है सेल्फ पॉलिनेशन की, कुछ फिजिकल बैरियर्स की वजह से. मान लीजिए कि जो हाइलाइट मेम्ब्रेन है एंथर के पास में, जो सेम जीनोटाइप से फर्टिलाइज नहीं हो सकती है. देन इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. कुछ पर्टिकुलर जीनोटाइप में सेम फ्लावर में ही वो फेलियर हो जाता है पॉलन का फर्टिलाइज करने से, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. मतलब अपना ही जो पॉलन है सेम जीनोटाइप, जनरली वो सेम पॉलन से नहीं फर्क पड़ता, जीनोटाइप से फर्क पड़ता है, इसीलिए इसको दो में डिवाइड किया जाता है, फर्दर स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक. अगर वो खुद को ही अपना ही पॉलन की अपनी स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, दैट कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. देन इज द मेल स्टेरिलिटी. It refers to the absence of the functional pollen grain in otherwise in the hermaphrodite flower. Basically, male style का मतलब ही यही है कि functional pollen grain नहीं है. अगर same flower में दोनों है और male flower में pollen नहीं बन रहे या male reproductive part में pollen नहीं बन रहे हैं, तो cross pollination के chances बढ़ जाते हैं. Then the genetic consequences क्या है cross pollination के? Highly heterozygous, क्योंकि बार-बार दूसरे जीनोटाइप से क्रॉसिंग होती है. हाईली हेटेरोजाइगस होते हैं, और अगर बार-बार सेल्फिंग होती है तो ये माइल्ड टू सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करते हैं, ऑल्दो यहाँ पे हेटेरोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन. ब्रीडिंग मेथड की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग हेटेरोजाइगोसिटी एट एन एप्रिशिएबल डिग्री, ये स्पेशल एम होता है. बेसिकली क्या होता है कि
क्रॉप इम्प्रूवमेंट बढ़ाना है, और यहाँ पे हम हेटेरोजाइगस ही हमको प्लांट को या फिर पॉपुलेशन को रखना है, क्योंकि अगर हम होमोजाइगोसिटी की तरफ लेकर आएंगे तो कोई ब्रीडिंग शो करेगा। यूजुअली हाइब्रिड और सिंथेटिक वैरायटी बेसिक एम होता है क्रॉस पॉलिनेटेड कंडीशंस में, क्योंकि इंडिविजुअल प्लांट को हम नहीं देख सकते हैं या उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यही इकोनॉमिकली फीजर होता है, हाइब्रिड और सिंथेटिक वैरायटीज बनाई जाती है। देन होता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, जैसे नेम से ही पता चल रहा है ऑफन, तो क्रॉस पॉलिनेटेड यहाँ पे ऑफन एक्सीड 5% एंड मे रीच अप टू 30%, 100% नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस 5% से 30% रहते हैं, उसको हम ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड कहते हैं। एग्जांपल है ज्वार, कॉटन, अरहर, सनफ्लावर एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो इनका जेनेटिक आर्किटेक्चर होता है, जेनेटिक आर्किटेक्चर की जब भी बात करते हैं जीनोटाइप की हम बात करते हैं, तो वो कैसा होता है, इंटरमीडिएट टाइप। इंटरमीडिएट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड के बीच का। सेल्फ में आप देखोगे बेसिकली वो होमोजाइगस होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड में हेटेरोजाइगस होता है, तो इन बिटवीन होता है डिपेंडिंग अपॉन अगेन जो पर्टिकुलर स्पीसीज या फिर पर्टिकुलर वैरायटी है। Okay, so this is all about the mode of reproduction and the pollination, type of pollination, and this is very important for the graduate level examination. So if you are preparing for any of these type of examination, so you must study these concepts. Thank you for watching this video. Hello everyone, in this video we will study about the plant genetic resources, and it is one of the important topic of the plant breeding, and nearly in all the examinations related to agriculture, or we can say the agriculture graduation based examination, we generally see the questions related to this particular topic, and we will discuss in the video also. So first of all, we have to understand what is domestication and what is introduction. There are two words which are generally used in our studies related to the crop domestication or the introduction. So first of all, we will understand the domestication. So basically it is a process where the population of animal as well as plant become accustomed to the human provision, and that is under the control. So basically broadly we can say it is a process of bringing wild plants under the human management, but it is not as simple as it is written here. It is not like that some plants are growing in the wild situation and we uprooted them and then we grow them in our domesticated place. It is not the condition. Due to the modification in their genetic constitution, they may become the domestic. Like just for example, you can take the example of human evolution. So the present structure of human is considered evolved from the monkey and the ancestors. So similar kind of, we can say, the wild to the domestic. Similarly, so the plants which are growing in the wild, when they have the sufficient characteristic features which are required by us or required by the plant breeder, then it will be known as domestication. Okay, then the purpose of domestication is like the very question is why we are domesticating the plants. There are so many plants which are growing in the forest, but we have few plants which we are growing in a captivity, or we can say in our field, because of our own requirement, or we can say because of the desirability. So basically the plants which we have domesticated, they are providing us the food, they are providing the raw material for the clothes, they are providing the raw material for the shelter, they are also providing the medicine, also the aesthetic value. That is why we are domesticating them. Okay, the process of domestication is the natural selection. Broadly you can say it is a process that is occurring in the nature by its own, and also it can be by spontaneous mutation, and we can also say that carefully controlled selective breeding, and all these processes takes the time. It is not easier that it will done in 4 or 5 months or maybe in 1 or 2 years. It is taking a lot of time. Then the effects of plant domestication, it is basically providing us the high germination rate and predictability. Okay, just I have given you the example, like some crop is growing in the wild, but the germination rate we don't know. Okay, and but when we are sowing the seed in the field, we know that 100% seeds will germinate. Maybe 1 or 2 seeds will not germinate due to any reason, but maximum seeds will germinate, so that we can predict also that crop will definitely grow. But in the wild, we cannot predict anything. Like seed was shed in the previous season, so we don't know whether that seed having the viability or it has the viability. So that we have to understand. Then second point is increased size of reproductive organ.
Now, what do we mean by the increased size of reproductive organ? Basically, we need fruit or the seed. These two are the economical part which we require. So basically, if the size of these organs will be increased, then certainly they will add more to the economic value and also reduce the complexity in the organs. Then the reduction of toxicity, various plants reduce the toxins. Then change in the biomass allocation, like the more biomass allocation to the reproductive or the desirable parts of the plant rather than the leaves or stem or anything else. Then change in the life cycle. Many plants change their life cycle pattern from biennial to annual or the vice versa, depending upon the need. Then change in the quality of produce in terms of color, taste, texture, and it is more towards the vegetable and flowers. Then improvement in the productivity of the economic plant part. Then what are the limitations of the domestication? Like I told you very earlier that it is a very slow process. While plants have several undesirable traits which we have to eliminate if we want to domesticate them. So we need a continuous breeding efforts. So through the efforts of scientists or the breeder, we can achieve this. Then the domestication also leads to the reduction in the resistance of plant to the biotic as well as abiotic stresses. So they are more prone towards the attack of these diseases or insects. Okay, and it also makes the plant human dependent for their reproduction because we need to now then pollinate or other things. Then the second topic is center of origin. So first we discussed about the domestication, like how the plants are grown in our domestic part, or we can say in our fields. They are basically from the wild. Now the center of origin. We know that in this world there are so many countries and different plants have different origin. So how we start studying this particular thing? So this credit for the center of origin is with Ni Vervilo. So he gave the concept of center of origin. So basically, center of origin are the geographical areas where the crop plants are originated. Then there is second concept, that is the center of diversity. So basically, it is a place where the diversity for that particular species is there, or we can say it is a place where the vast genetic variability for a crop and its wild species is found. Okay, just take an example. We know that triticum has so many species. So in if any of the place contains the various species of the triticum, so we will say this is the center of diversity. It may be the origin of that particular plant or may not be. Okay, so we can say the center of origin, center of diversity may be same or maybe not. Okay, so these are the 8 broad center of origin, and then there are three more subcenter also, and based on this the crops are divided. Then there is a law of parallel variation. The law of parallel variation, or we can say the concept of parallel variation, is also known as the law of homologous series of the variation by the Vavilov based on the crop diversity and center of origin. Now what does it mean? It says like for a particular species, okay, if there are so many variations is present in the environment, then for the another species also all the variation will be there. Just take an example. If Triticum aestivum, okay, if we have the Triticum aestivum tall type, dwarf type, or we can say some other type, or we can say yellow discoloration, or anything other kind of species are naturally occurring. So then for the Triticum durum, we will got same type of diversification for Triticum monococcum also. So the variation which is present in a nature will be at species level. Okay, so particular variation observed in a crop species is also expected available in another related species. So this is the concept. Then conservation of germplasm. We all know that we have to conserve the germplasm because it is a source of great genetic diversity. So broadly, like other things, we also conserve in situ as well as ex situ. In situ means in their natural habitat. Ex situ means we are preserving them in other place where they are not growing. Okay, so in situ is basically their natural habitat. Maybe the biosphere reserve, national park, or anything else. Ex situ is germplasm in the gene beds. Okay, artificially we are protecting them. Then the conservation of variability and germplasm is basically the same term if we are using it in the plant breeding. So the gene sanctuaries are, it is a protected area of the great genetic diversity under the natural condition. So this is again the type of in situ.
Gene banks, these are the various organizations or where the genetic diversity is maintained in a living state, or we can say these are the research institute, agriculture university where we are maintaining. Similarly, the field gene banks, there are field gene banks. So these are the field gene banks where the germplasm of the recalcitrant means we will discuss later. So these species are maintained in form of plants. So again, this is kind of living. Then seed gene bank is the kind of ex situ conservation of germplasm in form of seed in the cold storage. Then there are different kind of germplasm. So basically, there are germplasm is basically the plant material which is there in our population, or we can say in our ecosystem. So it consists of land races, obsolete cultivars, the old cultivars which are not in use now, modern cultivar also, advanced breeding material. Okay, the line which are developed by the plant breeder, but they are yet to be released as a variety. So they also considered under the germplasm. Wild form races of the cultivated species, wild relatives and mutants. So based on this, they are divided into three categories: primary gene pool, secondary gene pool, and tertiary gene pool. Primary gene pool is the gene pool in which intermating or crossing is easy and leads to the production of fertile hybrid. It is known as primary gene pool. Means that uh, all the lines, or we can say the species of the plants, they can be crossed together to get the fertile hybrids. In the secondary gene pool, if we cross with the gene pool 1, these are the species. If we cross with the GP1, they will lead to the partial fertile species. This is known as secondary gene pool. And for the tertiary gene pool, these, if we cross with the GP1 or the primary gene pool, this will lead to the production of sterile hybrids. So we call it as tertiary gene pool. Then there are three type of collection. Collection means these are the basically collection of the germplasm which we are maintaining ex situ. Ex situ means in the gene bank. So basically, or the cold storage. Basically, the base collection include the maximum number of accession available in crop. It is a long-term conservation up to 50 years or more. And if we have to protect it for the 50 years, so we have to ultimately store them in very low temperature, that is -18 to -20 degrees Celsius in the hermetically sealed containers. Means there should be no biological activity. Dried up to 5 plus minus 1% of the moisture and more than 85% initial seed viability is there. Active collection, so it is utilized in the breeding programs, and this comes under the medium term conservation, that is for the 8 to 10 years. These are stored in the 0 degree Celsius and the moisture content is around 8%. Germination test is carried out after each 5 to 10 years so that to avoid the reduction in seed viability. Okay, then working collections are the present collection in which breeders are working. So they are stored for the 3 to 5 years and the moisture level and the temperature is little bit greater than the previous condition. Stored at 5 to 10 degrees Celsius, moisture content is 8 to 10 degrees Celsius. Then is the seed conservation. So as the name is indicating, seed conservation is conservation of seed. Basically, there are two type of seed: orthodox seed and the recalcitrant seed. Means orthodox seeds are those seed which can be dried up to a low moisture content, maybe up to 5%, and they can be stored at low temperature without losing their viability. It is known as orthodox seed. Then there is second type, that is the recalcitrant seed, which show the very drastic loss in the viability when we decrease the moisture content below 12 to 13%. These are known as recalcitrant seed. These are the example mentioned. Like the various cereal crops are generally comes under the orthodox seed. Various fruits and vegetable seeds, not all vegetable seed, but some like cocoa, coconut, mango, tea, coffee, rubber comes under the recalcitrant seed. So this is all about this particular topic. I hope you all have got the concept of the plant genetic resources, and please